नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ मैं हूं हिना जुबैर। नाज़रीन, आज खबर दोपहर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पर बात कर रहे हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यानी जो सदारती इंतखाब होना है, उसके ताल्लुक से आज हम यहाँ बैठकर आपसी बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कितना ज़रूरी है तमाम तर पार्टियों का एक नाम के ऊपर मुत्तफिक होना। कौन कौन से यहाँ पर अहम नाम हो सकते हैं, इसी पर आज हमारी बातचीत जो है ये खबर दोपहर में मबनी रहेगी। हमारे साथ कुछ खास पार्टियों के मोअज़्ज़िज़ जो गेस्ट हैं वो भी रहेंगे। तो चलिए हम एक बार फिर से शुरुआत करते हैं खबर दोपहर की। नाज़रीन, तृणमूल कांग्रेस सरबराह मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार यानी जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं उस पर तबादला ख्याल के लिए एक अहम मीटिंग तलब की। इस मुलाकात के लिए ममता बनर्जी मंगल के रोज ही दिल्ली पहुंच चुकी हैं। आज की मीटिंग से पहले ममता बनर्जी ने मंगल को दिल्ली में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से खास मुलाकात की थी। आपको बताएं कि ममता बनर्जी ने जिन 22 लीडरों को खत लिखा है उनमें कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी, दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी भी शामिल हैं। इस इजलास में कांग्रेस के अहम लीडर भी शिरकत कर रहे हैं। आप, बीजेडी, टीआरएस, साथ ही साथ कई अहम पार्टियां, वाईएसआरसीपी, ये कुछ अहम पार्टियां हैं जो कि अपोजिशन की इस मीटिंग में शामिल नहीं है। क्या कुछ इसका असर रहने वाला है, क्या कुछ अहम यहाँ पर होगा, खास तौर पर उत्तर प्रदेश से क्या कुछ सिनेरियो रहेगा, इन तमाम चीज़ों पर आज हम यहाँ पर तबादला ख्याल करेंगे। तो चलिए अपने इस प्रोग्राम की हम शुरुआत करेंगे। इंट्रोडक्शन हम आपका करवा देते हैं, तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भूपेंद्र गुप्ता जी हैं और जाने माने कांग्रेसी हैं, विचारक हैं ये कांग्रेस से। भूपेंद्र जी, आपका बहुत हम वेलकम करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम में। और हमारे साथ उदय सिंह जी मौजूद हैं, जाने माने मेहमान हैं, हमारे बीजेपी स्पोक्स पर्सन हैं। उदय जी, आपका भी बहुत वेलकम करना चाहेंगे अपने इस खास प्रोग्राम में। और हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान ऋषि मिश्रा जी भी मौजूद रहेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। उनसे हम सियासी मायने जानेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हिंदुस्तान, भारत जैसे मुल्क में ये जो ओहदा है ये बहुत ही सम्मानजनक है, इस बहुत ही इज्जत के लायक है ये। और इसके लिए तमाम तर जो पार्टियां हैं वो सियासत से कहीं ना कहीं ऊपर उठकर चुनाव करती हैं, इलेक्शन होते हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे उदय सिंह जी आपका, और हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी जो हैं वो एक कवायद कर रही हैं, तमाम तर जो पार्टियां हैं, ख़ासतौर पर अपोजिशन पार्टियां कुछ जो हैं, और उसके अलावा जो छोटे मोटे दल हैं, उन तमाम लोगों की एक अहम मीटिंग आज 3 बजे होना है। तो किस तरह से आप देखेंगे उनके इस दौरे को? महामहिम राष्ट्रपति का पद हमारे संविधान में सुप्रीम पोस्ट है जी, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, बिल्कुल। साथ ही साथ सुप्रीम कमांडर हैं हमारे आर्म फोर्सेस के जी, एंड ही इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट आल्सो, रादर ही इज सपोज्ड टू बी द हेड ऑफ द पार्लियामेंट। और जो हम लोग शुरू से पढ़ते रहे हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ बोथ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जी सर। तो इस तरीके से जो अपने यहाँ राष्ट्रपति के चुनाव का अभी टोटल नंबर ऑफ वोट्स है वो 10,79,000 है जी जी, और एनडीए के पास 5,26,420 वोट अवेलेबल है। 13,000 वोट हम लोगों का शॉर्ट हो रहा है ऑनरेबल प्रेसिडेंट के इलेक्शन में विक्ट्री के लिए। जैसा कि आपने स्वयं बताया कि बीजू जनता दल और वाईएसआरसीपी ने एब्सटेन किया ममता बनर्जी जी के बैठक से जी। बीजू जनता दल को 31,000 वोट्स है जी, और वाईएसआरसीपी को 43,000 वोट्स है जी सर। सर, और हमें आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ऐसे ही इशारे मिले हैं। नहीं, हम फिनिश कर रहे हैं। हमें केवल 13,000 वोट्स हम मेजॉरिटी से शॉर्ट कर रहे हैं जी जी, यानी 5,26,420 वोट जी हमारे पास स्वयं मौजूद है। 10,79,000 टोटल वोट है, और 5
13,39,000 कुछ वोटों पे इसमें चुनाव में जीत हो जाएगी। तो 13,000 वोट हमें बीजू जनता दल YSRCP, जिनका टोटल वोट काउंट लगभग 74,000 हो रहा है, उन लोगों ने इस मुहिम में शिरकत नहीं की है। तो नेचुरली अभी हम ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अब पार्टी की क्या स्ट्रेटजी होगी आगे, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग इस चुनाव को कंफर्टेबली जीत जाएंगे। अपोजिशन का काम है प्रयास करना, वो कोशिश करें, लेकिन जो मैजिक फिगर है हमारे बहुत क्लोज है, उनसे काफी दूर है। जी उदय सिंह जी, आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में ये बात कही है कि अपोजिशन को भी हक है कि डेमोक्रेसी के इस पार्ट का वो भी हिस्सा बने, और इस तरह से वो लगातार कोशिशें भी कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे एक और रिस्पेक्टेड सर भूपेंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं। भूपेंद्र जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं, किस तरह से आप इसको देखेंगे, और चूंकि काफी अहम है ये जो प्रेसिडेंट का जो ये चुनाव है, बेहद अहम है, एक एक वोट की यहाँ पर काफी अहमियत होती है। देखिए, जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, इस चुनाव में जब कमी बेशी होती है, जब वोट संख्या कम होती है जी, तो जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो नए बात करने की कोशिश करती है, संवाद करने की, डायलॉग करने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकतंत्र की हत्या करने के रास्ते पर जो एक नया ट्रेंड चलाया है, वो नया ट्रेंड ये चलाया है कि हम सत्ता की पार्टी हैं, हमारे पास धन है, हमने जो है बहुत धन संग्रह कर लिया, इसलिए अगर डायलॉग जो है यूनिलैटरल डायलॉग होगा और आप डायलॉग नहीं करेंगे तो हम आपकी मत वोटों को खरीद लेंगे। अभी मध्य प्रदेश में 3 विधायक जो है, आज यहाँ इनकी ना तो सरकार गिरने का खतरा है, ना बनने का चांस है, तो यहाँ पर ये 3 विधायकों का दल बदल इन्होंने क्यों कराया? और दल बदल कानून के साथ जो खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी आज छोटी छोटी रियासतों में कर रही है, चाहे गोवा का एग्जाम्पल सबके सामने है पुराना, कि आंध्रा का भी सबके सामने, राज्यसभा के जब चुनाव हुए थे सबके सामने एग्जाम्पल है, कर्नाटक के एग्जाम्पल है। तो ये किस परंपरा को डाल रहे हैं आप? भूपेंद्र जी, आपसे थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे, आज जो अहम मीटिंग होने वाली है, ममता बनर्जी लगातार इसके लिए दिल्ली में भी मौजूद हैं, और उसमें से कई अहम पार्टियां जो हैं वो इस मीटिंग में शिरकत नहीं कर रही हैं। देखिए, कोशिश तो संवाद करने की कर रही ना वो, या खरीदने की कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो दूसरी चाल चल रही है जी। उदय जी आपके पास आएंगे, उदय जी आपको भी टाइम देंगे, पहले भूपेंद्र जी की बात सुन लें। जी सर। डायलॉग तो कहीं है नहीं, या तो आप आइए हमारे पास या हम खरीद लेंगे। यानी आपको साफ तौर पर कहना है कि डायलॉग प्रोसेस की बहुत ज्यादा कमी नजर आ रही है। इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं ऋषि मिश्रा जी। ऋषि जी, इससे पहले भी आपसे कई बार हम बात कर चुके हैं, और खबर दोपहर में आपका बहुत वेलकम हम करना चाहेंगे। किस तरह से देखेंगे आप, खास तौर पर मैं ये जानना चाह रही हूं कि लगातार हम देख रहे हैं, आज की बात नहीं, इससे पहले भी इस तरह की कोशिशें जो है वो अपोजिशन और कुछ अहम जो लीडर्स हैं, सियासी लीडर, उनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन आज ये लगातार खबर आ रही है कि ममता बनर्जी जो है मीटिंग करने वाली हैं, उसमें से कई पार्टियां जो हैं, कई अहम चेहरे वो नहीं मौजूद रहेंगे। सियासी मायने इसके क्या निकाले जाएं? कि टीआरएस ने अभी ये क्लियर किया है कि जो ममता बनर्जी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो बैठक बुला रही हैं, हाँ। राष्ट्रपति उम्मीदवार के पे आम सहमति बनाने के लिए, उसमें टीआरएस शामिल नहीं होगी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार एक बार बीजेपी डिक्लेयर करती है, उसके बाद हम विचार करेंगे कि सपोर्ट करना है या नहीं करना है। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी आम राय बनाने की कोशिश की जा रही है। राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा जी को बीजेपी ने अधिकृत किया है। राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बात की है, और राजनाथ सिंह मल्लिकार्जुन खड़गे के माध्यम से सोनिया गांधी से ही मिलने का समय मांगा है। तो बीजेपी भी चाह रही है कि जो जिन नामों को लेकर वो आगे बढ़े, उस पर आम सहमति हो जाए, चुनाव की नौबत नहीं आए। लेकिन जिस प्रकार से वर्तमान में राजनीतिक माहौल है, मुझे नहीं लगता है कि किसी एक व्यक्ति के नाम पे सभी पार्टी जो है सहमत होंगे। मुझे लगता है चुनाव होगा। पहले ये खबर थी कि शरद पवार के नाम पे आम सहमति बन गई है, लेकिन शरद पवार ने खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। मेरे पास जो खबर है, टीएमसी चाहती है कि उनके जो
एक नेता है जो भाजपा से टीएमसी में आए हैं, यशवंत सिन्हा, उनको उम्मीदवार बनाना चाहती है, लेकिन यशवंत सिन्हा के नाम पे कांग्रेस या अन्य पॉलिटिकल पार्टी है वो राजी नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी से आए हुए हैं, तो उनके नाम पे सहमति बनती हुई नहीं दिख रही है। मेरे पास जो खबर है, गांधी जी के पोते, महात्मा गांधी के पोते के नाम पे आम सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है कि यदि इसमें देखिए, यदि अपोजिशन उम्मीदवार उतारती है तो दो लोगों का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। हालांकि टीआरएस ने भी अपना पता नहीं खोला है, लेकिन मैं समझता हूं दो लोगों का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। एक तो जगन रेड्डी का, दूसरा बीजू जनता दल का। और उदय जी ने बिल्कुल सही कहा, 13,000 के आसपास मतों का दरकार है एनडीए को। यदि टीआरएस, जगन रेड्डी या बीजू जनता दल में से किसी एक ने भी यदि एनडीए उम्मीदवार को मदद कर देती है, सपोर्ट कर देती है, तो एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनको जीतने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन यदि बीजू जनता दल और जगन रेड्डी और टीआरएस संयुक्त रूप से विपक्ष के उम्मीदवार को सपोर्ट कर देते हैं, तो फिर एनडीए के लिए भी राह आसान नहीं होगा। जी, और इसकी जो संभावना है, इसका जो आसार है वो थोड़े कम ही नजर आ रहे हैं। हालांकि बात यही हो रही है कि अगर एक नाम के ऊपर सब लोग मुत्तफिक होते हैं, सहमति बन जाती है, तो कहीं अच्छा रहेगा। उदय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहा था कि चूंकि जानकारी की अभाव थी, आप जिनसे अभी इनके पहले जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे जिनसे आपने ओपिनियन लिया, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश कर रही है। और बीजू जनता दल के नेता और वाईएसआरसीपी के नेता ने माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात भी की है। जी। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें चीज है कि वी आर वेरी क्लोज टू द मैजिक फिगर। हमारे पास केवल 13,000 वोट्स का शॉर्टेज है। और ये जो वोट्स 13,000 का है, ये इनमें से किसी एक के भी सपोर्ट से, या तो बीजू जनता दल या वाईएसआर से हम निकल रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद अगर कोई कंसेंसस कैंडिडेट है जिस पे आम सहमति बनती है और वो निर्विरोध चुने जाते हैं, तो हम लोगों के लिए ये सहर्ष स्वीकार होगा। और जहां तक ममता जी का प्रश्न है, तो वो एक बहुत ही बिखरा हुआ कुनबा लेकर चल रही हैं। और कोई आवश्यक नहीं है कि सारे लोग उनके नेतृत्व को माने, उनके कहने अनुसार बैठक में शामिल हों और जो एनडीए का कैंडिडेट डिक्लेयर हो उसके विरुद्ध वोट करें और उनके उम्मीदवार को चुनाव जिताएं। तो ये एक बड़ा ही डिफिकल्ट सिनेरियो उनके लिए है कि सबको एक मंच पे ले आए। ऐसा अनेकों प्रयास भारत के इतिहास में हुआ है और वो असफल हुआ है, कभी वो ऐसा प्रयास सफल नहीं हुआ है। ये लोग अगर जुटते भी हैं तो इनकी वेस्टेड इंटरेस्ट रहती है। उदय जी, आप ही ने ये बात बहुत अच्छे अंदाज में कही थी कि जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है और यहाँ पर सभी को हक है कि वो अपनी राय रखें। इसी के लिए हमारा हिंदुस्तान, भारत जो है वो जाना जाता है। तो ठीक है, वो अपनी कोशिशें कर रही हैं और अगर उसमें कोई ऐसा नाम निकल कर सामने आता है जिस पर सबकी जी उदय जी, देखिए मैं एक बात जोड़ दूं, उड़ीसा में बीजू जनता दल के जो मेन अपोजिशन पार्टी जो है, काउंटर पार्ट जो है वो बीजेपी है। अब कांग्रेस नहीं रही वहाँ मेन अपोजिशन पार्टी। तो मुझे नहीं लगता है कि बीजू जनता दल बीजेपी के साथ जाएगी। जी, हालांकि अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। मैं संभावनाओं की बात कर रहा हूँ। जगन रेड्डी जो है बीजेपी के साथ जा सकते हैं, लेकिन बीजू जनता दल, क्योंकि अब जो उड़ीसा का जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसमें बीजेपी एक मेन फोर्स के रूप में वहां पे उभरी है और उनका लड़ाई जो है बीजू जनता दल से है। तो राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो इस प्रकार से वहां पे है, मुझे लगता है कि बीजू जनता दल यदि बीजेपी को सपोर्ट करती है तो उनके लिए लेकिन ऋषि मिश्रा जी, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ मैं जरूर आपका ध्यान दिलवाना चाहूंगी कि कई बार ऐसा होता है, कोई एक नाम ऐसा सामने आता है जिस पर सभी जो हैं बखुशी तैयार हो जाते हैं। सबको लगता है कि हाँ, ये कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए बिल्कुल ठीक है। तो अगर नाम ऐसे सामने आता है तब तो शायद आसानी हो जाएगी। इस पर क्या कुछ आपका जो सियासी राय है वो क्या है? देखिए, ट्रेंड्स तो कई बार आपको ऐसा देखने को मिला है कि एनडीए के पार्टनर जेडीयू हुआ करते थे और एनडीए उम्मीदवार को जेडीयू ने वोट नहीं किया था। आपको याद होगा, प्रणब मुखर्जी को वोट किया। जी। तो ये राजनीति में जो ट्रेंड कोई फिक्स नहीं होते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, कोई ऐसा उम्मीदवार निकल के आ जाए
जिसपे जितने भी सियासतदान है, कांग्रेस है, बीजेपी, सभी के बीच में आम सहमति बन जाए। लेकिन वर्तमान में राजनीतिक तनाव इस प्रकार से है सभी पार्टियों में। आपने कल परसों देखा जिस प्रकार से मूवमेंट हुआ, राहुल गांधी का ईडी बताया जा रहा है, कहीं न कहीं जो खटास है सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष के बीच में, मुझे नहीं लगता है कि जो वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें कोई आम राय बनती हुई दिख रही। तो ममता बनर्जी जो आज मीटिंग कर रही हैं उसमें से कई अहम पार्टियां, अहम नाम गायब हैं, इसको किस तरह से आप देखेंगे? देखिए, एक बात बिल्कुल सही है कि अपोजिशन में बिखराव है, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। और बीजेपी का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, जो मेरे पास खबर है, आदिवासी चेहरा या आदिवासी चेहरा नहीं हो तो साउथ के कोई दलित चेहरा को ये राष्ट्रपति बनाने जाने के पक्ष में है। तो देखिए आगे, अब देखिए कि कौन से उम्मीदवार को बीजेपी लेके आगे आती है, तभी जाके पॉलिटिकल सिनेरियो बन पाएगा। जी। और अगर हम बात करें जहां महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना और सब एक साथ हैं, वहीं आज सुबह ही संजय राउत ने ये क्लियर कर दिया है कि उनका तो अयोध्या दौरा था, वो लोग वहां जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ सिनेरियो जो है इस तरह से नजर नहीं आ रहा कि जो आज जो मीटिंग हो रही है ममता बनर्जी वाली, जिस पर खास तौर पर सभी की नजरें हैं, कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे चेहरे जो हैं वो नदारद हैं, दिखाई नहीं दे रहे? नहीं, सिर्फ टीआरएस ने ये क्लियर किया है कि जो दिल्ली में जो बैठक हो रही है उसमें वो शामिल नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी ने ये कहा है कि उम्मीदवारों की जब एक बार डिक्लेरेशन हो जाएगा उसके बाद हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो सिर्फ टीआरएस नहीं आ रहा है, बाकी मेरे पास जो खबर है बाकी सभी दल जो है इस बैठक में शामिल होंगे। उस अहम खबर पर लगातार हमारी भी नजर बनी हुई है क्योंकि 3 बजे ये मीटिंग होना है, इसके ताल्लुक से लगातार हम अपडेट भी दे रहे हैं। भूपेंद्र जी, अब आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से बात हो रही है कि कोई ऐसा नाम जिस पर सभी की सहमति अगर बन जाती है तो फिर कहीं ना कहीं वो पूरे मुल्क के लिए, भारत के लिए ही अच्छा होगा। देखिए, सहमति बनाने का काम किसी नाम पर होता है, पार्टियों के लिए तो कभी सहमति बनती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उस नाम को लेकर तो सामने आई नहीं है, केवल कयासबाजी की बातें कर रही है। दूसरी चीज जो है, अभी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे कि जानकारी के अभाव में, और उन्होंने कहा कि ये जो इस तरह से जो विपक्ष संयुक्त होने की कोशिश करता है, ये अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण करता है। तो ये तो एक तरह से अपनी पार्टी को और अपने पूर्वजों को गाली दे रहे हैं। जब गैर कांग्रेसवाद के गठबंधन बनते थे तो कौन से वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ जो है अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी और लोहिया जी के साथ खड़े होते थे? इसका जवाब इन्हें देना चाहिए और इन्हें बताना चाहिए कि कौन से वेस्टेड इंटरेस्ट होते थे वो। भूपेंद्र जी, आज की जो अहम मीटिंग होने वाली है, ममता बनर्जी जो आज मीटिंग कर रही हैं, जो लगातार हम देख रहे हैं कि इससे पहले भी वो दिल्ली आ चुकी हैं, उस मीटिंग से कई अहम पार्टियां किनारा कशी इख्तियार कर चुकी हैं। फिर किस तरह से आप इस अहम मीटिंग को देखेंगे? किस तरह से एक नाम जो है वो सामने आएगा जिस पर सहमति बने? कई नाम ऐसे थे जो लगातार गर्दिश कर रहे थे, हम और आप सभी जानते, उन्होंने भी इनकार कर दिया। देखिए, ये तो जो है परिस्थिति अभी जो है सामने, जैसा कि हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट साहब ने जो कहा है जी, ऋषि जी, केवल एक पार्टी एब्सेंट होने के लिए उसने बोला है कि हम एब्सेंट रहेंगे, तो बाकी सारी चीजें तो अभी कहानी है, ये तो हयूले हैं। तो ये इससे जब परिस्थिति बाहर निकलेगी 3 बजे की बैठक के बाद, और उसमें क्या निकल कर सामने आता है, उसके बाद आपसे मैं कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने तो घोषित कर दिया था अपना उम्मीदवार अब्दुल कलाम साहब को। आखिर में उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं लड़ूंगा जब तक कंसेंसस नहीं होगी। तो ये तो आज भारतीय जनता पार्टी जब तक अपना पत्ता नहीं खोलती है तब तक ये बातें काल्पनिक हैं। चलिए ठीक है, उस मीटिंग पर लगातार मैं ये कह रही हूँ कि उस मीटिंग पर हमारी भी नजर बनी हुई है। उदय जी, लगातार कांग्रेस की तरफ से, खास तौर पर अपोजिशन कांग्रेस की मैं बात कर रही हूँ, ये कहा जा रहा है कि बातचीत नहीं हो रही है, मिल बैठ के नहीं बैठ रहे हैं, और इस मीटिंग में भी उनके कई अहम लीडर शरीक हो रहे हैं। आप किस तरह से देखेंगे कि ये जो पूरी कवायद देखी जा रही है, हालांकि इससे पहले कई नाम सामने आए लेकिन उन नामों ने इनकार कर दिया, किस तरह से आप इस चीज को देखेंगे? देखिए, कांग्रेस के साथ बड़ा कंट्रडिक्शन है। इनके जो नेता हैं उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत कम है, और अब मैं ज्यादा नहीं आपके मंच से बोलना चाहता हूं, मैं इतना अवश्य कह देना चाह रहा हूं कि जो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होंगे
उनके पर्सनालिटी और उनके एक्सेप्टेबिलिटी पर भी बहुत सारा वोट काउंट करता है। जी जी जी। आपको जैसा कि ऋषि मिश्रा जी ने बताया, बड़ा ही अच्छा उन्होंने बताया कि बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि ऑफिशियल कैंडिडेट कोई और होते हैं और लोग वहां पे वोट दूसरे को देते हैं। जी जी जी। आपने देखा, उन्होंने उदाहरण दिया जनता दल यूनाइटेड का। जी। जनता दल यूनाइटेड जब एनडीए में शामिल था जी, उस समय उन्होंने वोट किया था प्रणब मुखर्जी जी को। और जब इस बार वर्तमान राष्ट्रपति महोदय जो जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है 22 जुलाई को, वो जब उम्मीदवार थे तो जनता दल यहाँ पे एनडीए के साथ नहीं थी, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया था वर्तमान राष्ट्रपति महोदय को। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कैंडिडेट कौन है, कैसा कैंडिडेट आप ला रही हैं। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने तो अबुल कलाम साहब तक को भी राष्ट्रपति बनाया। ऐसे व्यक्तित्व को भारत के सामने रखा जो निर्विवाद छवि था। तो हो सकता है कि ये ऐसा कैंडिडेट ही उभर करके कोई सामने आ जाए जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पर कह रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा कुछ जरूर होगा और उसके बाद हम एक बार फिर से मिल बैठेंगे और उस वक्त जरूर हम आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अहम बात, बहुत ही अहम मुद्दा आपने यहाँ पर रखा है कि ऐसा नाम सामने आना चाहिए। ऋषि मिश्रा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि आज से नहीं काफी दिन से जो इलाकाई पार्टियां हैं या जो स्टेट्स की जो अहम पार्टियां हैं वो भी अपने अपने तरीके से बहुत सारी कोशिशें कर रही थी। दिल्ली दौरे भी हमने बहुत सारे देखे, कई पार्टियों के जो अहम लीडर हैं उन्होंने किए, लेकिन अब जब ये तमाम कवायद जो है वो अब से कुछ ही दिन बाद खत्म होने वाली है, तो कितना अहम है तमाम सियासी पार्टियों का एक ऐसे नाम के लिए मुत्तफिक होना, एक ऐसे चेहरे के लिए मुत्तफिक होना जो शायद सभी के लिए एक्सेप्टेबल हो। देखिए, 2-3 नाम अपोजिशन के तरफ से ऐसे मतलब लुटियंस, दिल्ली के लुटियंस जोन में चर्चा में था। एक नीतीश कुमार का, एक शरद पवार का। नीतीश कुमार यदि अपोजिशन का चेहरा बनते जैसे संभावना व्यक्त की जा रही थी, तो हो सकता था कि ये जितने भी अपोजिशन पार्टी है उनके नाम पे सहमत हो जाते। शरद पवार के नाम पे आम आदमी पार्टी भी सहमत थी। आम संजय सिंह का बयान आपने देखा होगा। तो लेकिन शरद पवार ने बिल्कुल मना कर दिया है। जी, जी, जी। तो मुझे लग रहा है अपोजिशन के लिए राह आसान नहीं है, क्योंकि बीजू जनता दल ने इस मीटिंग से अपने आप को अलग कर लिया है, जगन रेड्डी ने अपने आप को अलग कर लिया है, टीआरएस ने अलग कर लिया है। उसके बाद ये तीन जो महत्वपूर्ण सियासत दान है, यदि इस अपोजिशन के गठजोड़ में शामिल नहीं होते हैं तो अपोजिशन के लिए जो मैजिक नंबर है उसको मैनेज करना मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा। जहां तक बीजेपी की सवाल, तो बीजेपी के पास तो पर्याप्त वोट है, सिर्फ 13,000 मतों की कमी है। और मुझे लगता है जगन रेड्डी एक ऐसा प्लेयर है, वो उनको बीजेपी से परहेज नहीं होगा। वहां का जो राजनीतिक सिनेरियो है, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उसमें बीजेपी को सपोर्ट करना, तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी के लिए राह उतनी मुश्किल होगी। लेकिन बीजेपी ने भी आम सहमति बनाने के लिए राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा को अधिकृत कर रखा है। राजनाथ सिंह, मैंने पहले भी कहा, राजनाथ सिंह ने कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से बात किया है। हालांकि सोनिया गांधी जी भी बीमार हैं और जैसे ही स्वस्थ होती हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को राजनाथ सिंह ने कहा है कि मैडम से टाइम दिलवाइए ताकि राजनाथ सिंह का और सोनिया गांधी की मुलाकात हो सके, एक आम राय बन सके। यदि एक आम राय बनती है तो बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति हिंदुस्तान का सर्वोच्च संवैधानिक पद है और एक आम राय बनता है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज तो देखना काफी अहम रहेगा कि आज की जो ये मीटिंग है ममता बनर्जी की ज़ेरे क़यादत, उससे क्या कुछ निकलकर सामने आता है और आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ तमामतर राय बन पाती है। तीनों खास मेहमानों का, भूपेंद्र गुप्ता जी, ऋषि मिश्रा जी और उदय सिंह जी, आप तीनों का वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर अदा करना चाहेंगे। और नाज़रीन, खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। अहम खबर, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में मंगल को लगातार दूसरे दिन पूछताछ हुई थी।
आज भी पूछताछ हो रही है और ये अब हम आपको बराह रास्त तस्वीर दिखा रहे हैं। कांग्रेस का जो एहतजाज लगातार जारी है, उस एहतजाज के ताल्लुक से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल इस मामले में राहुल गांधी से 2 दिनों में तकरीबन 21 घंटे पूछताछ की गई है और जो कांग्रेस का एहतजाज है वो दिल्ली की सड़कों पर खास तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि जो ट्रैफिक पुलिस है, दिल्ली पुलिस ने खास तौर पर एडवाइजरी भी जारी की थी। कुछ खास मुकामात ऐसे थे जहां पर सिक्योरिटी को देखते हुए, क्योंकि कांग्रेस का ये एहतजाज लगातार जारी है, एडवाइजरी जारी की थी। लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो अहम चेहरे हैं वो 3 दिन से इस एहतजाज का हिस्सा बने हुए हैं और जो ये एहतजाज लगातार आप तक पहुंच रहा है, राहुल गांधी को ईडी के सम्मन के खिलाफ लगातार ये एहतजाज जारी है और ये एक जगह नहीं हो रहा, बल्कि अब ये खबर आ रही है कि कई मुकामात पर ये एहतजाज किया जा रहा है। हालांकि तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग लगाकर जो कारकुन हैं और अहम लीडर जो कांग्रेस के हैं, तमाम तर चेहरे इस एहतजाज का हिस्सा बने हुए हैं। संसद भवन में भी कांग्रेस कारकुनों का एहतजाज है, साथ ही साथ जो हेडक्वार्टर है वहां पर भी एहतजाज देखा जा रहा है। सिक्योरिटी के हालांकि बंदोबस्त किए गए हैं और ये जो तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं ये साफ तौर पर दिखा रही हैं कि किस तरह से कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से सड़कों पर उतरी हुई है। हालांकि जो हुकूमत है उसका साफ तौर पर और ख़ास तौर पर बीजेपी, उसका ये कहना है कि ये जो कार्रवाई तमाम तर हो रही है ये एक प्रोसीजर है, एक ईडी की पूछताछ का एक तरीका है जो चल रहा है। अब आप देख सकते हैं कांग्रेस कारकुनों का एहतजाज, किस तरह से कांग्रेस के तमाम तर बड़े चेहरे जो हैं, ख़ास तौर पर कांग्रेस यूथ कांग्रेस के जो तमाम तर चेहरे हैं वो अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं। तमाम तर लोग 3 दिनों से यहाँ पर मौजूद हैं। संसद भवन में भी कांग्रेस कारकुनों का एहतजाज जो है वो देखा जा रहा है। लगातार आप तक ये हम तस्वीर पहुंचा रहे हैं। तीसरे दिन इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट राहुल गांधी से सवाल कर रहा है, करेगा। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझती हूँ कि लोकतंत्र के हनन का इससे बड़ा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कि राजनीतिक दल के संघर्ष के साथियों को, कार्यकर्ताओं को न दफ्तर में आने दिया जा रहा है, न दफ्तर के बाहर शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करने दिया जा रहा है। मैं जरूर ये कहूंगी कि निसार में तेरी गलियों के वतन कि जहाँ चली है ये रस्म कि कोई न सर उठा के चले। आंदोलन करेंगे, जेल भरो आंदोलन होगा, पूरे देश में क्रांति आएगी। और चलिए नाज़रीन, सीधे रुख करेंगे हमारे साथी रवि सिसोदिया लगातार मौजूद हैं, बराह रास्त तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। रवि, इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल जानना चाहेंगे। कांग्रेस का जिस तरह से एहतजाज जो है अब बेहद आक्रामक हो गया है, शिद्दत इख्तियार कर चुका है, तस्वीरों के जरिए दिखाइए। लगाए हो देखिए, ये ना कांग्रेस मुख्यालय के सामने है, आपको तस्वीरें यहाँ की दिखाते हैं। ये यहाँ पे जो तमाम जो लीडर्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे बैठते हुए दिख रहे होंगे आप। तस्वीरें देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, केसी वेणुगोपाल हैं। ये कांग्रेस मुख्यालय के सामने की तस्वीर है। कांग्रेस मुख्यालय के सामने यहाँ पे जो तमाम लीडर हैं वो यहाँ पे धरना दे रहे हैं बैठे हुए, क्योंकि कुछ देर पहले यहाँ पे जो लीडर्स थे वो आ गए थे, तो ऐसे में इनके पास कोई ऑप्शन या यूं कहे कि करने के लिए बैठे। हमारे साथ सांसद हैं, जरा इनसे बात करते हैं, गौरव गोगोई से बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, कभी नहीं देखा है इससे पूर्व कि दिल्ली पुलिस एक राष्ट्रीय दल के कार्यालय में घुसकर सांसदों और कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं को इतनी बर्बरता से मारा है, मीडिया के दोस्तों पर भी लाठी बरसाई है। ये साफ साफ दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी दिल्ली पुलिस को अपनी एक निजी सेना बना चुके हैं। दिल्ली पुलिस और ईडी को आरएसएस का एक शाखा बना चुके हैं और अगर उनको लगता है कि उनके लाठियों से हमारा हौसला
कम हो जाएगा तो हमारा हौसला और दुगना बढ़ेगा और हम डरने नहीं वाले। हम अपनी मांग रखेंगे, सत्याग्रह जारी रखेंगे और हमारे देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए ये सत्याग्रह चलते रहेगा। देखिए यहाँ पे ना तमाम कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो बैठे हैं। गौरव गोगोई हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, विपिन सिंह हैं, भूपेश बघेल है, केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव हैं, पीछे पंजाब के प्रभारी हैं। तो यहाँ लीडर्स से बैठे हुए, क्योंकि यहाँ पे बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी और यहाँ पे जो भी लीडर्स बैठे थे उनको अरेस्ट किया जा रहा था, गिरफ्तारी दी जाती। इसी वजह से तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी के हालात ये हैं कि बैरिकेडिंग बाहर कर दी गई है और इसी बाबत जो लीडर्स हैं वो यहाँ बैठने को मजबूर है, धरने बैठे हुए। और जो बड़े चेहरे आप देख सकते हैं, सब लोग यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि इन्हें जाने की इजाजत नहीं, अनुमति नहीं, इसी बाबत ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। जी रवि, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि सड़कों पर कांग्रेस का ये एहतजाज जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। हालांकि जो बीजेपी है या दूसरी जो हुकूमत है उसका ये साफ तौर पर कहना है कि ये तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है ईडी का पूछताछ के लिए, तो उस पर इतना हंगामा है क्यों बरपा? समझते हैं कि लाठी चलाने से हमारी हौसला। बिल्कुल, देखिए इनका ये कहना है कि इन्हें जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी और इसी बाबत यहाँ जा रहे थे। हमारे साथ अधीर रंजन चौधरी भी हैं, दादा से अधीर रंजन चौधरी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अधीर चौधरी से बात करते हैं। सर, आप लोग ये धरने पे बैठे हैं। अरे ये पुलिस वाले एक खूनी तेवर लेते हुए, खूनी रूख अपनाते हुए हमारे पार्टी के वर्कर को दफ्तर के अंदर जाके लाठियां बरसा रही है, तो क्या करें हम लोग? मजबूरन पार्टी दफ्तर को बचाने के लिए बाहर हम बैठे हैं। अगर अत्याचार करना है, लाठी बरसाना, हम पे बरसाओ। ये क्या हो रहे हैं? ये बर्बरता, इस तरीके की बर्बरता हम लोग देखा नहीं कभी। लगता है कि हिंदुस्तान की जो सरकार ये प्रजातंत्र का शमशान और कब्रिस्तान में तब्दील करने के लिए मन बना लिए हैं। ये नैतिक इस तरीके की खूनी रूह क्यों अपनाएगा पुलिस? क्या किया हम लोग पुलिस के साथ? लोग क्या किया? राहुल गांधी जी को ईडी 3 दिन लगातार पूछताछ कर रहे हैं, फिर भी उनका पेट नहीं भरते। तो पूछते जाए। लेकिन हमारा तो अधिकार है कि आधारहीन तथ्य पर हमारा छवि को, पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए अगर कोई घिनौना साजिश हो तो उसको बेनकाब करना, ये भी हमारा जिम्मेवारी, इसका भी हमारा फर्ज बनते हैं। हम वही काम करते हैं। ये सरकार को जो घिनौने मनसा, जो घिनौने साजिश को बेनकाब करना हमारा फर्ज है, वो फर्ज हम निभाएंगे। आप देख रहे होंगे तस्वीरों में यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, अधीर चौधरी, केसी वेणुगोपाल, भूपेश बघेल, तो तमाम जो बड़े चेहरे हैं ये यहाँ पे मौजूद है। उनको कहा जा रहा है कि इन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी और इसी बाबत इन लोग यहाँ पे धरने बैठे। बाहर की तस्वीर आपको दिखा दूं, ये बैरिकेडिंग है, कुछ देर पहले सारी बैरिकेडिंग हटा दी गई थी और यहाँ पे सामने आप देखिए जो गाड़ियां हैं, ये पुलिस की गाड़ियां, इसमें जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, पहले महिला कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनको, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और फिर कुछ सांसद जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन सबको यहाँ से डिटेन करके ले जाया गया है। तो अभी की तस्वीर यही है और इसीलिए जो कांग्रेस के बड़े चेहरे, चाहे भूपेश बघेल हो, अधीर चौधरी हो या फिर केसी वेणुगोपाल, वो लोग कांग्रेस के मुख्यालय के सामने धरने में बैठे हुए हैं। जी रवि सिसोदी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इतने अरसे से, लंबे अरसे से आप इस तरह के कांग्रेस के तमाम तर जो चीजें हैं उसको कवर करते रहे हैं। आजकल यानी इधर 3 दिन में जो कांग्रेस का ऐसा आक्रामक रुख नजर आ रहा है, सड़कों पर कांग्रेस नजर आ रही है, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए ये एक अहम मौका है अपने जो कारकुन हैं, अपने जो तमाम लीडर हैं, उनमें एक नया जोश भरने का और ये अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का। किस तरह से आप देखेंगे, क्योंकि ये जो प्रदर्शन चल रहा है, ये जो एहतजाज है, इसमें तमाम अहम चेहरे नजर आ रहे हैं जो शायद कहीं इतने अरसे तक नहीं नजर आए, लेकिन अब दिल्ली की सड़कों पर इस तरह से इन तमाम चेहरों का नजर आना क्या मायने? देखिए, सही फरमाया आपने कि बहुत दिनों के बाद कांग्रेस के जो बड़े नेता हों, चाहे कार्यकर्ता हों या वर्कर्स हों, सब एक साथ इतनी भीड़ में या इतने तादाद में जमा हुए। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि राहुल गांधी का ईडी को सम्मन देना। जब सम्मन दिया गया तो उसके बाद से कार्यकर्ताओं के बीच में एक संदेश दिया गया, मैसेज दिया गया कि अगर आपको पार्टी को एकजुट करना है तो ऐसे में इस वक्त में आपको खड़ा होना पड़ेगा। और इसी बाबत जो एकजुटता दिखाई गई, पहले एक रणनीति बनाई गई, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। हालांकि
सबसे अहम बात आपको बता दूं कि बहुत दिनों के बाद इस तरह की तस्वीर देखने को मिली है जब कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इकट्ठा हुए हैं, इस तरह का धरना प्रदर्शन को लगातार 3 दिनों तक करते रहे हों। ये देखिए मेन गेट है कांग्रेस का, कांग्रेस के मुख्यालय के सामने ऐसी तस्वीरें बहुत कम ही देखने को मिली है, लेकिन ये इस बात की तरफ जरूर इशारा कर रहा है कि कहीं न कहीं पार्टी के अंदर एकजुटता दिख रही है और इसी एकजुटता को लेकर ही आयु का जो 3 दिनों का जो प्रदर्शन हुआ उस प्रदर्शन को लेकर पार्टी में एक नई जान फूकी है। क्योंकि पूरे मस्ते को अगर आप देखें 3 दिनों का धरना प्रदर्शन था, उससे पहले एक रणनीति तैयार की गई, तो एक एकजुटता दिखाने की कोशिश है। क्योंकि इस तरह का धरना प्रदर्शन ये कि इस तरह की एकजुटता कभी नहीं दिखी, चाहे महंगाई का मसला था, बड़ा मसला था, जब प्रोटेस्ट किया कांग्रेस ने उस दौरान भी इस तरह के प्रोटेस्ट नहीं हुए थे, इस तरह एकजुटता नहीं दिखी थी। मसला राहुल गांधी का था, राहुल गांधी कांग्रेस के नेता है, ऐसे में उनको दिखाना है कि उनके साथ खड़ी है पार्टी, इसी बात इस तरह के प्रोटेस्ट हुए। जी रवि, और जिस तरह से आप लगातार तमाम अहम जो सीनियर लीडर हैं, मैं उनकी बात कर रही हूं, कांग्रेस के तमाम जो कदावर लीडर हैं उनसे आपकी बातचीत भी जारी है, सभी का इस ईडी की कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए इस ईडी की कार्रवाई को लेकर अगर आपको बताऊं तो अभी भी कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस केस में कोई दम नहीं है। हालांकि हम एक बार कोशिश करेंगे बात करने की, एक बार कोशिश करेंगे जो मुख्यमंत्री है उनसे बात करने की, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस मसले में हाँ एक बार बात करते हैं, कोशिश करते हैं हमारे साथ। राहुल गांधी सर जिंदाबाद, जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद। एक सेकंड देखिए वो बात बिल्कुल ये तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयान कर रही हैं। बिल्कुल राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। सर आप लोग गेट पे धरने में बैठ गए आकर, कांग्रेस कार्यालय के भीतर में पुलिस घुसा और लाठीचार्ज करे, इसका हम विरोध कर रहे हैं, उसकी हम निंदा भी करते हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि पुलिस आपके अधीन है और आपकी डायरेक्शन में पुलिस का कांग्रेस कार्यालय में घुसी, इसलिए उसको माफी मांगनी चाहिए। सरकार था कि 144 लगाया गया था, किसी को आने की अनुमति थी? कांग्रेस के कार्यालय 144, आपके घर के अंदर 144 रहता है क्या? आपके घर में रहता है 144? जब आप ये सड़कों पे होता है, चौक चौराहे पे होता है, कार्यालय में नहीं होता, घर में नहीं होता। हम अपने कार्यालय में हैं और वहाँ आप ये 144 लगाएंगे आप? कब तक जारी रहेगा धरना आप लोगों का? कब तक जारी रहेगा धरना? हमारा धरना जारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जिन्होंने एक्सक्लूसिव उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पुलिस वाले अंदर आ गई थी कांग्रेस मुख्यालय के अंदर और इसी वजह से इन लोगों धरना पे बैठे हैं, यहाँ पे अभी भी बैठे हुए हैं जब तक दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई माफी नहीं मांगी जाती। क्योंकि कांग्रेस मुख्यालय के अंदर दिल्ली पुलिस चली गई थी और वहां से लोगों को अरेस्टिंग की गई थी, तो इसी बाबत को लेकर इसी बात से कांग्रेस के लीडर्स नाराज हैं। जी रवि, लगातार हम देख रहे हैं कि नौजवान जो कांग्रेस के चेहरे हैं वो भी नजर आ रहे हैं, चाहे इमरान प्रतापगढ़ी साहब हो या फिर रागिनी नायक हो, ये तमाम नौजवान चेहरे भी अब यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो 3 दिन का प्रोटेस्ट है ये बेहद मायने रखता है आगे आने वाले दिनों के लिए भी। बिल्कुल, देखिए इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि एक नई लीडरशिप उभर रही है। पिछले 3 दिनों में यही वो चेहरे हैं जो लगातार दिखे, चाहे वो श्रीनिवास हो, रागिनी हो या इमरान प्रतापगढ़ी हो, लगातार वो दिखे और अपनी टीम के साथ दिखे। रागिनी जहाँ एक तरफ से महिला कांग्रेस का नेतृत्व कर रही थी, उनके साथ थी वीवी श्रीनिवास यूथ कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे और अल्पसंख्यक मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे इमरान प्रतापगढ़ी। तो एक युवाओं के अंदर जोश जरूर दिख रहा था। और जैसा आपने फरमाया कि बहुत दिनों बाद इस तरह के प्रदर्शन हुए और उस प्रदर्शन को लेकर जो एकजुटता दिखाने की कोशिश थी, उसके पीछे की बड़ी वजह राहुल गांधी रहे। क्योंकि पार्टी ये दिखाना चाह रही है कि वो राहुल गांधी के साथ खड़े हैं इस वक्त में। इससे पहले भी जो कॉल दिया गया था, बंद के कॉल भी दिए गए थे, उस दौरान भी इस तरह के धरना प्रदर्शन नहीं हुए थे पूरे देश भर में, लेकिन मसला राहुल गांधी से जुड़ा हुआ था, इसलिए इस तरह के धरना प्रदर्शन अभी की तस्वीर आपको दिखा दूं कि अभी भी जो बैरिकेडिंग अभी भी हटाई नहीं गई है। जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो लगातार उनके तरफ से इसी बात का एलिगेशन लगाया जा रहा है कि 144 यहाँ क्यों लगाई गई है, कांग्रेस के दफ्तर के अंदर से क्यों लोग गिरफ्तारियां हो रही है। हालांकि आप देख रहे होंगे कि दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और उनके तरफ से, और अभी जो कुछ देर पहले यहाँ जो हालात थे, कहीं की झड़प देखने को मिली थी दिल्ली पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच। हाँ, ये जरूर है कि इस तरह के प्रोटेस्ट से इस बार जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और कहीं ना कहीं बहुत दिनों के बाद एकजुटता देखने को मिली है। जी रवि, तस्वीरों के जरिए हमारे नाज़रीन देख पा रहे हैं कि किस तरह का ये प्रोटेस्ट चल रहा है, एहतजाज चल रहा है। सिक्योरिटी को लेकर भी आपसे जानना चाहेंगे, पूरा बंदोबस्त वहां दिखाई दे रहा है, खासतौर पर जिन लोगों को ले जाया जाता है उनके लिए भी खासतौर पर बसें तैयार की गई है बाकायदा।
बिल्कुल देखिए, जहाँ तक सिक्योरिटी का सवाल है, मैं कहूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट सोनू को कि दिखाएं कि सिक्योरिटी को लेकर। देखिए, ये अकबर रोड के दाहिने साइड का इलाका है और यहाँ पे इस रास्ते को पूरा बंद कर दिया गया है। आपके सामने जो गाड़ी दिख रही होगी, दिल्ली पुलिस लिखी हुई है। इस गाड़ी में जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है, उन प्रोटेस्ट करने वाले को इसमें बैठाकर आगे जो भी नजदीकी थाना है, जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ ले आया जा रहा है। इस तरह की जी रवि, आपसे हमारी बातचीत जो है बराह रास्त तस्वीर का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जम्मू में, चलिए सीधे नाज़रीन को वहां लिए चलते हैं। You will find that जो इनका सेवा निधि पैकेज जो है, that is approximately 11.71 lakhs. That includes the interest which is there. Now what happens in this case that the 30% of the pay which is there, जो 30% उसकी तनख्वाह है, वो इसमें जाएगी सेवा निधि पैकेज में, और उतनी ही जो निधि है वो गवर्नमेंट देगी. Same value amount would be given by the government. So towards the end of this 4 years, he will be carrying home 11.71 lakhs and which will be income tax free. उसके अलावा the non-contributory इंश्योरेंस पैकेज ऑफ 48 lakhs, अग्निवीर 48 लाख की गैर अंशदायी बीमा योजना का भी हकदार होगा. एंड इस दौरान पे जम्मू कश्मीर में अगर वो काम करते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं कोई, या किसी डिसेबिलिटी उनको ऐसी प्राप्त होती है, तो 44 lakhs डाउनवर्ड्स उनको इसका प्रावधान होगा, उसकी फैसिलिटी मिलेगी. तो अगर आप इन सबको टोटल करें तो आप देखेंगे कि ये टोटल काफी ऊपर चला जाता है. 11.71 lakhs, 48 lakhs अगर कोई इंश्योरेंस की जरूरत है, एंड 44 lakhs अगर आपको कोई ऐसी जो ना होनी चाहिए बट खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी कार्रवाई हुई तो उसमें उसकी भी सहूलियत मिलेगी. एक चीज मैं आपको यहीं पर और बताना चाहता हूं कि अगर वो जवान सियाचिन में काम कर रहा है, और सियाचिन में जैसे कि आपको पता है लद्दाख में कि 6 महीने से ज्यादा वो काम नहीं कर पाएगा क्योंकि वहां की कंडीशंस ऐसी हैं, तो वो तकरीबन चौथे साल में 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेके जा रहा है. 10 लाख रुपए उसकी तनख्वाह होगी सब मिला के. उसी प्रकार से अगर जम्मू कश्मीर में वो यहां पे अगर कार्यरत है तो 8.22 lakhs 4th ईयर में उसकी कैरी पे होगी. उसी प्रकार से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अग्निपथ योजना के कार्यान्वयन और स्थायीकरण के दौरान सेना के युद्ध प्रभावशीलता, परिचालन तत्परता, सीमाओं पर रक्षा तैयारियों को पूरी तरह से बनाए रखा जाएगा. इफ आई कैन से इन इंग्लिश, military will ensure that the effectiveness, efficiency, endurance and emotional outlook, what we call as morale, will always be high. That is our guarantee. And our preparedness at border will never be compromised and it will be at the highest standard always. So we want to ensure कि इस योजना को शुरू करने के प्रभाव सीमा पर किसी प्रकार की बॉर्डर में कोई वॉइड्स ना हो, किसी प्रकार की लॉस ऑफ एफिशिएंसी ना हो. इसके लिए आप सबके सपोर्ट के साथ वी विल एंश्योर दैट द ट्रांजिशन विल बी स्मूथ एंड सीमलेस. व्हाट आई फील दैट दिस स्कीम इज अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल. यह योजना सभी के लिए एक जीत का मामला है. और जो अग्निवीर है वो एक सोसाइटी और आर्म फोर्सेस के बीच में एक ब्रिज का काम करेंगे, एक सेतु का काम करेंगे, जिससे कि हम दोनों को आपस में मिलने में एक ब्रिज बनेगा. इसके साथ ही मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आप लोगों को कि आप लोग यहां पर आए और हमारी बातचीत में शामिल हुए. जय हिंद. तो नाज़रीन, श्रीनगर में फौज की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस तरह से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अग्निपथ स्कीम का ऐलान किया है, इससे फौज को मुख्तसर मुद्दत के लिए ज्वाइन करने का रास्ता जो है वो खुल गया है. और उसी बारे में जम्मू कश्मीर में और ख़ासतौर पर सियाचिन में, लद्दाख में जो सहूलियात दी जाएंगी, जो सैलरी और दूसरे पर्क्स रहेंगे, तनख्वाहें रहेंगी, उसके ताल्लुक से यहाँ पर बेहद अहम इस वक्त ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है श्रीनगर में वो जारी है. आपको बताएं कि कल ही वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अग्निपथ स्कीम का ऐलान किया है और फौज को मुख्तसर मुद्दत के लिए ज्वाइन करने का रास्ता खुल गया है. इस स्कीम के तहत फौजियों की भर्ती 4 साल की मुद्दत के लिए की जाएगी. आपको बताएं कि तीनों अफवाज के सरबराहों ने 2 हफ्ते पहले ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फौजियों की भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम के बारे में आगाह किया. हम बोलते हैं ये हमारा हाई एल्टीट्यूड एरिया है. हाई एल्टीट्यूड में जितना जवान है, जितना यंग है, उतना वो ज्यादा फिट माना जाता है. तो जैसे ही उम्र ढलती जाती है उसमें आप देखेंगे कि हमारी जो हाई एल्टीट्यूड की परेशानियां हैं वो हमारी शारीरिक क्षमता में थोड़ी कमी लाती है. तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अग्निवीर तो एक बहुत अच्छी स्कीम हमारी जो हमने रीबैलेंसिंग की है, जिसको हम बोलते हैं नदन फ्रंट की तरफ, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है. नया खून लाएगा, नए जवान आएंगे और उनकी जो एक हमारी एक ताजगी है वो हम लोगों में एक कामयाबी पैदा करेगी.
तो लेफ्टिनेंट जनरल का ये बयान सामने आया है अग्निवीर स्कीम के बारे में। उन्होंने यहाँ पर काफी अहम तफसीलात फराहम की हैं। लगातार इस अहम खबर से मुतालिक तमाम तफसीलात हम आपको देंगे। आदि हैं, शांति प्रिय हैं, अहिंसक हैं, पर आप नेम प्लेट उतार कर अगर दफ्तर के दरवाजे तोड़कर गुंडागर्दी करेंगे तो फिर ये मत समझिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता चुप बैठे रहेंगे, फिर हमें जवाब देना भी आता है। ये तो श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी की हिदायत है कि हमें हर हालत में लाठियां खाकर भी गांधीवादी और शांति प्रिय तरीके से चलना है, इसलिए हम संयम बरत रहे हैं। पर वो समझ लें कि ये गुंडागर्दी माफ नहीं होगी। आप मुझे बताइए, कोई किसी के घर या कार्यालय में जाने से पुलिस किसी को कैसे रोक सकती है बगैर किसी वारंट के? कल आपके दर्शक अपनी धर्मपत्नी, माँ बाप, भाई बहन के साथ घर में होंगे तो क्या मोदी जी और दिल्ली सरकार दरवाजे तोड़कर अंदर घुस जाएगी और उसके बाद दरवाजे तोड़कर उनकी पिटाई करेगी? क्या देश में ये कानून है? अहंकारी सरकार जान ले कि अहंकार रावण का नहीं रहा, कंस का नहीं रहा, दुर्योधन का नहीं रहा, मोदी सरकार का अहंकार भी टूटेगा। तीसरा दिन ऐसा हो रहा है, किसके सारे पे सब है? अभी तक तो ये नहीं कहा जा सकता कि जो दो बड़े नेता हैं। आप 400 दिन बुलाइए ना श्री राहुल गांधी को, परंतु टेलीविजन के सब कैमरे भी वहां लगाइए और अमित शाह जी और मोदी जी को भी सवाल करने बिठाइए और हम चुनौती देते हैं, पूरे देश को देखने दीजिए क्या सवाल हैं उनके पास। क्या पूछेंगे मोदी जी, अमित शाह जी और उनकी पिट्ठू ईडी? क्या ये कहेंगे कि आपने स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक नेशनल हेराल्ड को क्यों बचाया? हाँ, हमने बचाया। क्या ये कहेंगे कि आपने 67 करोड़ की कर्मचारियों की और पत्रकारों की तनख्वाह क्यों दी, वो भी चेक से? हम कहेंगे हाँ हमने दी। क्या ये कहेंगे कि आपने बिजली का बिल, सरकार के ड्यूज की अदायगी, हाउस टैक्स, लीज मनी सरकार के खाते में क्यों जमा करवाई चेक से? हाँ हमने करवाई। अगर अखबार चलाना, छापना, टेलीविजन चैनल चलाना अगर ये अपराध है, अगर स्वतंत्रता संग्राम के चिन्ह को प्रोटेक्ट करके रखना अपराध है, तो हम ये अपराध बार बार करेंगे। सर, बीजेपी ये कह रही है कि आप लोग पॉलिटिकल एक मामला कर रहे हैं, एक राजनीतिक लड़ाई लड़ने पे आते हैं आप लोग, क्योंकि आप एक झूठ को छुपाना चाहते हैं, इसीलिए सड़कों पर आप उतर रहे हैं। सबसे पहले तो बताइए 2015 में ईडी ने ये मामला क्यों बंद किया था? क्योंकि ना एफआईआर है, ना अपराध है, ना कोई अपराध हुआ। हमारा अखबार, हमारी पार्टी, हमारा पैसा हम चलाएं, बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये दर्शाता है। ये 4 सवालों का जवाब दे दें। अखबार हमारा नेशनल हेराल्ड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारी, हमने हमारा पैसा हमारे अखबार को चलाने के लिए दिया। तुम कौन हो भैया खामख्वा? तो नाज़रीन आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस सरापा एहतजाज है। रणदीप सिंह सुरजेवाला लगातार इस अहम मामले पर अपना बयान देते हुए, और ये तमाम तर नज़ारे हमारे सामने 3 दिन से हैं। कांग्रेस के तमाम जो सीनियर लीडर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, कांग्रेस के जो नौजवान चेहरे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और जिस तरह से रवि सिसोदिया लगातार हमें तमाम तस्वीर यहाँ तक पहुँचा रहे हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम भी उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर तस्वीरों के जरिए हमारे नाज़रीन तक भेजे। आपको बताएं कि राहुल गांधी को ईडी के सम्मन के खिलाफ कांग्रेस का तीसरे दिन आज ये एहतजाज जो है ये शिद्दत इख्तियार कर गया है, और कांग्रेस के जो तमाम अहम चेहरे हैं, चाहे भूपेंद्र बघेल हो या फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला हो या फिर अधीर रंजन चौधरी हों, इन तमाम सीनियर लीडरों का यही कहना है कि वो एआईसीसी हेडक्वार्टर यानी कांग्रेस का जो हेडक्वार्टर है वहां पर वो जाना चाहते थे, उससे रोका गया। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं समझती हूँ कि लोकतंत्र के हनन का इससे बड़ा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कि राजनीतिक दल के संघर्ष के साथियों को, कार्यकर्ताओं को न दफ्तर में आने दिया जा रहा है, न दफ्तर के बाहर शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करने दिया जा रहा है।
मैं जरूर ये कहूंगी कि निसार में तेरी गलियों के है वतन कि जहाँ चली है ये रस्म कि कोई न सर उठा के चले। आंदोलन करेंगे, जेल भरो आंदोलन होगा, पूरे देश में क्रांति आएगी। राहुल गांधी को निर्दोष सताया जा रहा है। जब उनको चिट मिल चुकी है, क्लीन चिट मिल चुकी है, उसके बाद मोदी सरकार करता है। सिर्फ हम क्योंकि आवाज न उठा सकें उससे हमें रोका जा रहा है। भारत के झंडे का अपमान किया है मोदी सरकार ने, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है, जिसके लिए जितनी निंदा की जाए कम है। हाथ उठाया ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं छोड़ता है, इस देश का पॉलिसी मेकर से उन तक नहीं छोड़ा। गांधी परिवार के बारे में इनको क्या पता है? दो पूर्व प्रधानमंत्री देश के लिए शहादत हुआ है। क्या पता, कल भी तो हमको 3 घंटा बस में घुमाए थे। अब कल भी पुलिस स्टेशन में जगह कम पड़ गई थी, आज भी जगह कम पड़ेगी। देखते हैं इनकी जेलों में और पुलिस थानों में कितनी ताकत है और कितने लोगों को ये रोक सकते हैं। जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हिटलर का शासन याद आ रहा है। हम हिटलर से नहीं डरे, अंग्रेजों से नहीं डरे, इनसे भी डरने वाले लिए लड़ेंगे राहुल गांधी के लिए अंतिम सांस तक। जिस तरह की बर्बरता की गई, जिस तरह हमारे ऑफिस को तोड़ने की कोशिश की गई, गेट तोड़ने की कोशिश की गई, हमारे सीनियर लीडर के साथ बदतमीजियां की गई, ये बहुत शर्मनाक है। मोदी की सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। पुलिस उनकी पर्सनल आदमी बन चुकी है। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, लगातार लड़ेंगे। बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब ये राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं तो सीधा डंडे के जोर पे ये हमको दबाना चाहते हैं। हम डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। इसी को लेकर आज विपक्षी दल है। ये क्या हो रहे हैं? हम क्या आतंकवादी हैं? जहाँ कश्मीर में आतंकवादी हैं उनसे लड़ो, ये हम लोग आतंकवादी नहीं है। आप किससे लड़ रहे हो? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से इतना क्यों डरे हुए हो? क्योंकि झूठ की पुलिंदा बनाते हुए ये बीजेपी और सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस की छवि को धूमिल करने के लिए जो घिनौना साजिश कर रहे हैं वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए आग बबूला होते हुए ये तानाशाही कर रहे हैं। ये तानाशाह यहाँ के पुलिस को बेजा इस्तेमाल करते हुए हमें और कांग्रेस वर्कर को अत्याचार कर रहे हैं। महिला वर्कर को भी यहाँ अत्याचार किए गए हैं, लहू लुहान कर रहे हैं। सर बताया जा रहा है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आदाब। इस न्यूज़